नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत सैनी और आज हम शुरू करेंगे अर्थव्यवस्था का भाग 1, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का एक परिचय। तो आइए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स। यहाँ पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो नोट करते चलेंगे। इनकी परिभाषा मतलब डेफिनेशन भी, और समझेंगे कि अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिभाषाएं हैं और क्या क्या चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हम नोट करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है। एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है। अर्थव्यवस्था क्या है? एक सामाजिक विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जो हमारे पूर्व में जो उत्पादन, उपभोग, व्यय तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र। मतलब जो पूर्व में जो हमने उत्पादन किया है, जो प्रोडक्शन किया है, जो उपभोग किया है, जो कंजप्शन किया है, मतलब जो तथा वितरण किया है, उन सभी का हमें क्या करना होता है इसमें अध्ययन। लेकिन आजकल जो आधुनिक अर्थशास्त्र है उसमें कई नई व्याख्याएं जुड़ गई हैं, जैसे राजस्व, रेवेन्यू, कि भाई सरकार को कितना राजस्व मिलना है, जो सरकार टैक्स लगाएगी उससे कितना राजस्व प्राप्त होगा। जन कल्याण मतलब पब्लिक फेवर में जो सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान के लिए, मिड डे मील योजना के लिए, जैसे आयुष्मान भारत योजना के लिए, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए, सड़क के लिए, फूड वगैरह के लिए जो सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। और इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो सब्सिडी वगैरह दी जाती है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज, बैंकिंग आदि प्रमुख हैं। जो अगला पॉइंट इसमें नोट करने वाला है वो ये है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगला पॉइंट जो हमें नोट करना है, यहाँ पर हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। नोट करते चलिएगा हर पॉइंट को। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे पहले होगा उदारवादी अर्थव्यवस्था, दूसरे नंबर पर समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरे नंबर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या होगी। उदारवादी जो अर्थव्यवस्था होगी, यहाँ पर जो जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होंगी उसमें राज्य का न्यूनतम नियंत्रण रहता है। मतलब सरकारी जो हस्तक्षेप होगा वो ना के बराबर होगा। इसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सरकार का हस्तक्षेप होगा वो न्यूनतम होगा, और इसमें जो निजी क्षेत्र है, मतलब जो प्राइवेट क्षेत्र है, उसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है और वह स्वतंत्र होता है। तो इसे क्या कहते हैं हम? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जहां पर सरकारी हस्तक्षेप ना के बराबर हो और निजी हस्तक्षेप जो होगा वो पूर्णतः स्वतंत्र हो, उसे कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या उदारवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम में पूछा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या उदारवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण बताइए, मतलब वो किस किस देश में है। तो हम उसमें देखेंगे, लिखेंगे, यहाँ पर नोट कीजिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण या उदारवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वह सभी क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर अर्थव्यवस्था का दूसरा प्रकार, इसे कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसको नोट कर लीजिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होगी, यहाँ पर आपको राज्य की महत्वपूर्ण शक्तियां होती है। यहाँ पर जो पूर्णतः नियंत्रण होगा वो राज्य का होगा। राज्य का मतलब जो पूर्णतः नियंत्रण होगा वो सरकार का होगा। यहाँ पर कोई निजी हस्तक्षेप देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जितना भी उत्पादन हो रहा है वो सब सार्वजनिक, मतलब सरकार की संकल्पना पर चलता है, मतलब सरकार के द्वारा सब कुछ तैयार किया जाता है। यहाँ पर नोट कीजिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण बताइए। तो यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण होगा भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थ। तीसरा पॉइंट नोट कीजिएगा यहाँ पर, यहाँ होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है
कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उदारवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं उदारवादी अर्थव्यवस्था मतलब जहां पूंजीवाद हो, जहां पर सब कुछ निजी हाथों में, प्राइवेट हाथों में देखने को मिलता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होगी, जहां पर सब कुछ सरकार के हाथ में हो, सब कुछ सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा ही चलता है। तो उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम कह सकते हैं वह अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों विद्यमान हो, वह होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण बताइए, मतलब देश बताइए। तो जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों को अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट, इसके बाद एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है और बंद अर्थव्यवस्था क्या है। कई बार एग्जाम में इनके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण दीजिए, वो कौन से देश में है, और इसी तरह एक बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण दीजिए, वह किस देश में पाई जाती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, सबसे पहले देखेंगे जिसमें उदारवादी और निजी, मतलब सरकारी हस्तक्षेप और निजी हस्तक्षेप दोनों प्रभावित रहते हैं, जिसमें आयात और निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है, उसे कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। जैसे हांगकांग, जैसे यूएसए, जैसे भारत, मतलब जहां पर आयात और निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध मिले। आप कुछ भी आयात कर सकते हो, कुछ भी निर्यात कर सकते हो, वो भी न्यूनतम प्रतिबंध के साथ। और जहां पर उदारवादी और निजी आर्थिक तत्व दोनों प्रभावित हों, उसे कहते हैं हम खुली अर्थव्यवस्था। तो जिसका उदाहरण है हांगकांग, यूएसए, भारत, इसे कहा जाता है खुली अर्थव्यवस्था। सेकंड पॉइंट नोट कीजिएगा, बंद अर्थव्यवस्था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं बंद अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां पर आयात और निर्यात की गतिविधियां शून्य होती हैं, ना ही कुछ आयात किया जाता है और न ही कुछ निर्यात किया जाता है। यहां पर केवल जो देश है जहां पर यह बंद अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जो देश है वहां पर जो रिसोर्स पाए जा रहे हैं, केवल वह लोग उन्हीं का इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन करते हैं, ना तो वह कुछ आयात करते हैं ना ही कुछ निर्यात करते हैं। तो उसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण दीजिए, उस देश का नाम क्या है। तो लिख लीजिएगा उत्तरी कोरिया, इसे कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें नोट करना है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अगर हम देखें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला है, नोट करते चलिएगा, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। जो हमारी नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय, उनमें इन तीनों क्षेत्रों का योगदान होता है, जिससे हम पता लगाते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम क्या है। तो वह कौन कौन से क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। आइए देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र। नोट करिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, द्वितीयक क्षेत्र कौन सा है और तृतीयक क्षेत्र कौन सा है। तो देख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र। इसमें कृषि संबंधित गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है, मतलब इस क्षेत्र को कहा जाएगा कृषि संबंधित गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र। मतलब हम कह सकते हैं गांव से रिलेटिव से संबंधित जो भी गतिविधियां हमें देखने को मिलेंगी वह होंगी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। इसके अंतर्गत प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र जो है उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कृषि, पशुपालन, खनन, मछली पालन,
मुर्गी पालन, डेयरी उद्योग इत्यादि। तो नोट कर लीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में जो जो पाया जाता है कृषि, पशुपालन, खनन, मछली पालन, डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र जो ग्राम मतलब गांव से संबंधित है। गांव में जो गतिविधियां हो रही हैं वो सब किस में आ जाएंगी? प्राथमिक क्षेत्र में। और याद रखिएगा इसमें जो एक शब्द है खनन, खनन कंफ्यूजन करता है थोड़ा, भाई खनन किस क्षेत्र में आएगा? तो खनन आता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र नोट कीजिएगा जरा द्वितीयक क्षेत्र को। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की जो विनिर्मित वस्तुएं हैं, मतलब जिनका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिनका हम उत्पादन कर रहे हैं, वह सभी वस्तुएं कहां पर आ जाएंगी? हमारी विनिर्मित क्षेत्र, मतलब कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में हम बोल सकते हैं इसको, या फिर विनिर्मित वस्तुओं में, मतलब जिसका उत्पादन किया जा रहा है वह किसमें आ जाएंगी? द्वितीयक क्षेत्र में। जैसे कंस्ट्रक्शन भी इसी में आ जाएगा, बिल्डिंग्स वगैरह जो आती हैं वो इसी में आएंगी। जैसे भवन, बिल्डिंग, कपड़ा, ब्रेड, विद्युत, सही कर लीजिएगा यहां पर, विद्युत, गैस, जल, सड़क, सभी इसी में देखने को मिलेंगे। तो द्वितीयक क्षेत्र क्या है? जहां पर उत्पादन से संबंधित जो गतिविधियां हो रही हैं वह सभी किस में आ जाएंगी? द्वितीयक क्षेत्र में। तो नोट कर लीजिएगा द्वितीयक क्षेत्र, जैसे भवन, कपड़ा, ब्रेड, विद्युत, गैस, जल, सड़क, सभी किस में आ जाएंगे? ये द्वितीयक क्षेत्र में। याद रखिएगा गैस भी इसी में है और विद्युत भी इसी के अंतर्गत आ रहा है। तृतीयक क्षेत्र नोट कीजिएगा, इसे हम कहते हैं तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, मतलब सर्विस सेक्टर। इसमें जो सर्विस से संबंधित जितनी भी चीजें हैं और जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को जो अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र जो कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं जो सर्विस सेक्टर है वह इसी के अंतर्गत आएगा। जैसे परिवहन, मतलब जो ट्रांसपोर्ट है, याद रखना, सड़क, परिवहन, संचार, कम्युनिकेशन, बीमा, व्यापार, बैंकिंग, होटल, रेस्टोरेंट, यह सभी चीजें किस में आ जाएंगी? तृतीयक क्षेत्र में। जो सर्विस सेक्टर से संबंधित है वह सभी चीजें किस में आ जाएंगी? तृतीयक क्षेत्र में। तो एक बार फिर से इसका लिस्ट देख लीजिएगा। परिवहन मतलब जितना भी ट्रांसपोर्ट है वो क्या है? सेवा। संचार, कम्युनिकेशन, जो हमारी फोन से बात हो रही है, इंटरनेट वगैरह, वो सब क्या है? सेवा क्षेत्र में आएगा। बीमा, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये भी इसी में आ जाएगा। तो जितना व्यापार हो रहा है वो इसमें आएगा। भंडार मतलब स्टोरेज है। और जो सामुदायिक सेवाएं, जो पब्लिक फेवर के लिए जितनी भी सर्विस सेवा चला रखी है, वो होटल, रेस्टोरेंट, सब क्या आएंगे? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यहाँ पर नोट कीजिएगा जरा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैंने अभी इसके शुरुआत में बताया था कि जो हमारी राष्ट्रीय आय है वह इन तीनों क्षेत्रों से ही मिलकर बनती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यहां पर नोट कीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय में इन तीनों क्षेत्रों में से सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो यहां पर हम देखेंगे इन तीनों क्षेत्र में से सबसे अधिक जो योगदान है वह है नंबर 1 पर सेवा क्षेत्र, मतलब तृतीयक क्षेत्र। नंबर 2 पर आएगा हमारा द्वितीयक क्षेत्र और नंबर 3 पर आएगा प्राथमिक क्षेत्र। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय पर जो भारत की अर्थव्यवस्था का आकार है वह परिवर्तित हो गया। अगर हम देखें तो 2019 में
जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो यहां पर अगर हम देखें 2019 में, तो पहले नंबर पर जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी वो थी अमेरिका, उसके बाद थी दूसरे नंबर पर चीन, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी और पांचवा भारत। इसने 2019 में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे कर 5वां स्थान प्राप्त किया। तो विश्व की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका है, उसके नंबर बाद है चीन। लेकिन जब हम देखें, जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस समय पर 2020 में, मई 2020 में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो अब 7वें नंबर पर आ गई है, जो कभी 5वें नंबर पर होती थी 2019 में। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका आकार क्या है। तो आकार के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 7वें नंबर पर है मई 2020 में। तो इस समय 2020 में विश्व की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वह अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद जापान, चौथे नंबर पर जर्मनी, 5वें नंबर पर यूके और 6ठे नंबर पर फ्रांस। तो वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, जो नया अपडेट है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं मई 2020 में, तो उस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को कुछ समय बाद देख रहे हैं, कुछ महीने बाद, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा उसी के अनुसार से, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार। जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आकार होगा वह विनिमय दर, एक्सचेंज रेट के आधार पर मापा जाता है। मतलब रुपए और डॉलर के आधार पर हम यह तय करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है। तो हम कह सकते हैं कि मई 2020 में भारत विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि 2019 में क्या थी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो इसको अपडेट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप परिभाषा जरा नोट कर लीजिएगा। अर्थव्यवस्था की शाखाएं, अर्थव्यवस्था की 2 शाखाएं होती हैं। एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे कहते हैं हम माइक्रो इकोनॉमी, और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, समष्टि अर्थशास्त्र सही कर लीजिएगा। इसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमी। आइए जरा डेफिनेशन देखते हैं। पहले देखते हैं माइक्रो इकोनॉमी, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होंगी, नोट कर लीजिएगा इंपोर्टेंट करके, एग्जाम में कई बार डेफिनेशन इसका पूछा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो कहा जाता है, मतलब माइक्रो इकोनॉमी। इसका अर्थ होता है छोटी अर्थव्यवस्था, मतलब व्यष्टि अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत हम देखते हैं छोटी आर्थिक इकाइयों, जैसे एक व्यक्ति की आय, एक उपभोक्ता का खर्च, मतलब जहां पर एक चीज देखने को मिलेगी, छोटी और छोटी फर्म, या फिर हम कह सकते हैं एक व्यक्ति की आय या फिर एक व्यक्ति का खर्च, वह सभी किसमें आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। यहां नोट कीजिएगा समष्टि अर्थशास्त्र, टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसे कहते हैं हम मैक्रो इकोनॉमी। यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। समष्टि अर्थशास्त्र की समग्र रूप से व्याख्या करता है, मतलब पूर्ण रूप से। अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखते तो यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं मिलती। यहाँ पर एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक फर्म, इनकी व्याख्या होती है। किसमें, व्यष्टि में, जब इसको माइक्रो इकोनॉमी या छोटी इकोनॉमी कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें समष्टि अर्थशास्त्र में, तो यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की समग्र रूप से, मतलब टोटल जितना भी है उसकी व्याख्या करने का जो प्रयास किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं एक से ज्यादा व्यक्तियों की आय या फिर समस्त व्यक्तियों की आय। समस्त व्यक्तियों की आय क्या होगी, जो हमारी राष्ट्रीय आय होगी, तो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आय की व्याख्या। इसी तरह बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, राजकोषीय नीति, जो सरकार की राजकोषीय नीति होगी, जैसे विषयों की व्याख्या की जाती है। मतलब इसमें जो जितनी भी समस्त आर्थिक गतिविधियां हैं, इसमें
शामिल की जाती हैं। जैसे राष्ट्रीय आय, हमारी जीडीपी क्या होगी, बेरोजगारी दर क्या है, मुद्रास्फीति की दर क्या है, भारत की राजकोषीय नीति क्या है, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र। दोनों ही डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। तो हम कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र वह है जो कि एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता और एक कंपनी की बात करे, और इसी तरह समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, जहां पर समस्त आर्थिक गतिविधियों को देखा जाता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाएगा।